जब आर्यन कमरे से बाहर निकलकर जा रहा था तब उसने देखा काजल आहूजा और किरण आहूजा वहां पर खड़े होकर यह सब देख रही है। आर्यन ने स्टाफ से कहकर डॉक्टर को बाहर छोड़ने को कहा, फिर काजल आहूजा के पास आया। काजल आहूजा के नजर तन्मय के कमरों की तरफ थी। वो वहां से खड़े होकर ये देख सकती थी प्राची बेड पर बीमार पड़ी है। प्राची की ऐसी हालत देखकर काजल आहूजा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वही किरण आहूजा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह तो इंतजार कर रही थी कब यहाँ से जाए और तुलसी आहूजा को ये सारी बातें बताएं। आर्यन ने देखा किस तरह से काजल आहूजा अभी भी दरवाजे के अंदर देख रही हैं, तो वो काजल आहूजा के हाथों को पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा, माँ आप फिक्र मत करो, मैं जानता हूँ भाभी की ऐसी हालत देखकर आप परेशान हो रही हैं, लेकिन भाभी बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर ने उन्हें दवाई दे दिया है, कल तक उनको बेटर फील होगा। अब आप अपने कमरे में चले जाए। अगर इस तरह से यहाँ खड़ी रही तो फिर तन्मय को अच्छा नहीं लगेगा। आर्यन की बात सुनकर काजल आहूजा की नजर उसके चेहरों पर चले गया। काजल आहूजा आर्यन को देखकर कहती, आर्यन पूर्वी की ऐसी हालत कैसे हुई? काजल आहूजा की बातें सुनकर आर्यन को वह सब कुछ याद आने लगा जो कुछ थोड़ी देर पहले हुआ था। किस तरह से तन्मय आज पहली बार पूर्वी के लिए कुछ खरीद रहा था, किस तरह से वह पूर्वी की मनपसंद चीजों को उसे दे रहा था, पर ना तो इस बारे में उसे अंदाजा था और ना ही तन्मय को कि पूर्वी को मछली से एलर्जी हो सकती है। आर्यन अभी भी यही सब सोच रहा था जब काजल आहूजा देखी आर्यन उसके सवालों का जवाब नहीं दिया है तो वह आर्यन के कंधे पर हाथ रखकर उसे हिलाते हुए कहती, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ आर्यन, पूर्वी की ऐसी हालत कैसे हुई? क्या कहीं तन्मय ने फिर से कुछ तो नहीं किया है ना? काजल आहूजा की बातें को सुनकर आर्यन अपने ख्यालों से बाहर आया। एक नजर उन दोनों को देखा, फिर हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं माँ, वह तो बस गलती से पूर्वी भाभी मछली खा ली थी, उन्हें याद ही नहीं रहा था वह जो खा रही है उससे उनको एलर्जी होती है। पर आप लोग यहाँ रहकर सवाल मत पूछो, अभी उन दोनों को कमरे में अकेले छोड़ना ही हम लोगों के लिए बेहतर होगा। आप दोनों भी अपने अपने कमरे में जाओ, मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। ये कहकर आर्यन जल्दी से वहाँ से चला गया। वह जानता था अगर थोड़ी देर भी उन दोनों के सामने रहा तो काजल आहूजा उसे तरह तरह के सवाल करके उसको परेशान कर देगी और वह ज्यादा उनसे झूठ भी नहीं कह पाएगा। आर्यन को जो जाते हुए देखकर किरण आहूजा जो काजल आहूजा की बगल में खड़ी थी वो उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती, भाभी छोड़ो ना, वैसे भी पूर्वी के पास तन्मय तो है ही, हमें भी अब कमरे में चले जाना चाहिए, वैसे भी रात काफी हो गई है। किरण आहूजा की बातें सुनकर काजल आहूजा एक नजर उसे देखी, फिर चुपचाप उसके साथ वहां से चली गई। इधर कमरे में रेहान, जिसे आर्यनी डॉक्टर के आने पर कमरे से बाहर भिजवा दिया था, वही रेहान कमरे में बैठकर पूर्वी को निहार रहा था। वह देख सकता था उसकी मम्मा के गोरे गोरे स्किन पूरी तरह से लाल दिख रही है। ना जाने क्यों पूर्वी के स्किन को देखकर रेहान को अच्छा नहीं लगा। तन्मय भी पूर्वी के बगल में लेटा हुआ था। जब उसने अपने बेटे को परेशान देखा तो वह रेहान को अपने पेट पर सुलाकर उसके मासूम चेहरे को देखते हुए कहा, क्या हुआ बेटा, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो? डॉक्टर तो आपकी मम्मा का चेकअप करके चले गए ना, उन्होंने कहा है अब आपकी मम्मा बिल्कुल ठीक है, कल तक उनको होश में आ जाएगा, फिर आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो? रेहान इस समय तन्मय के पेट पर लेटा हुआ था। जब उसने अपने डैडी के बातों को सुना तो वह अपनी टिमटिमाती आंखों से उसके चेहरे को देखकर उदास मन से कहा, डैडी मैं इसलिए परेशान हूँ क्योंकि मेरी मम्मा मुझसे बहुत प्यार करती है। आपको तो पता है ना, मैं जो कहता हूँ मम्मा वो करती है और कभी भी मेरे कहे हुए बातों को मना नहीं करती। डैडी, जब आपने मुझे कहा मैं खाने के डब्बे को मम्मा को दे दूं तो मैं मम्मा को आकर दे दिया। मम्मा मुझसे सवाल कर रही थी यह डब्बा कौन ला कर दिया, तो मैंने कह दिया मैं आर्यन चाचू से मंगवाया था। मैंने मम्मा से ये भी कहा था अगर आप नहीं खाओगी तो मैं सोच लूंगा आपको मेरे लाए हुए ये गिफ्ट पसंद नहीं आए।
पर डैडी मुझे नहीं पता था मम्मा इस तरह से पूरा का पूरा खाना खा जाएगी। मैं जानता हूँ मम्मा को पहले ही पता चल गया था उस खाने में जो चीज़ डली हुई है वो उनकी सेहत के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, लेकिन सिर्फ मेरी वजह से उन्होंने पूरा खाना खा लिया। मैं जानता हूँ मम्मा ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी मुझे बुरा लगे, लेकिन डैडी ऐसे में तो अगर मैं मम्मा से कुछ भी कहूँगा तो वह मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएगी। रेहान की बात सुनकर तन्मय को ताज्जुब हो रहा था। पूर्वी इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? एक तरफ से पूर्वी रेहान की अपनी माँ नहीं है और आमतौर पर अपनी माँ भी इतना करती है। पूर्वी रेहान की सौतेली माँ है और सौतेली माँ तो कभी भी अपने सौतेले बच्चे के लिए इतना नहीं सोचती, पर पूर्वी ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। पूर्वी भले ही किसी के लिए कुछ सोचे या ना सोचे, लेकिन रेहान के लिए सबसे पहले सोचती हैं। जब तन्मय ये सोचा तो उसका नजर एक पल के लिए पूर्वी के खूबसूरत चेहरा पर चला गया। पूर्वी का चेहरा इस समय कम रोशनी में भी बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। आज तन्मय पहली बार सुकून के साथ पूर्वी के चेहरे को देख रहा था, वरना वह हमेशा गुस्से में ही पूर्वी को देखा करता था। वह भी कभी भी पूर्वी के चेहरे को ठीक से नहीं देख पाया। तन्मय देखा पूर्वी सोते समय किसी बिल्ली के बच्चे की तरह दिख रही है। उसके होंठ भी गुलाबी गुलाबी छोटे छोटे दिख रहे हैं, उसकी पलकें भी भरी भरी थी, जो कि आंखें बंद होने के कारण और ज्यादा गहरी दिख रही। रेहान जो अपने डैडी के पेट पर लेटा हुआ था, जब उसने देखा उसके डैडी कितने प्यार से उसकी मम्मा को देख रहे हैं तो वह तन्मय की गोद से उतर के जल्दी से पूर्वी के पास जाकर उसको कसकर गले लगाकर तन्मय को घूरते हुए कहा, डैडी मेरी मम्मा को इस तरह से देखकर नजर मत लगाओ। यह मेरी मम्मा है और मैं अपनी मम्मा से बहुत प्यार करता हूँ। अगर आप इस तरह से मेरी मम्मा को देखोगे तो मैं कल सुबह सारी बात मम्मा को बता दूंगा, किस तरह से आप मेरी मम्मा को निहार रहे हो। सोचो, जब मैं ये बात मम्मा को बता दूंगा तो फिर वो आपको डंडे से मारेगी। आपको पता भी है मेरी मम्मा मुझसे कितना प्यार करती है। जब मेरी मम्मा को सर में चोट लगा था और आपने कहा था मेरी मम्मा कुछ दिन की यादें भूल चुकी है, तो वह सिर्फ आपको भूली थी। मैं जानता था मेरी मम्मा मुझे कभी भी नहीं भूल सकती। जब आप मम्मा को घर लाकर बाहर चले गए थे तब मैं मम्मा से बातें कर रहा था, तो मम्मा ने मुझसे कहा था वो मुझे कभी भी नहीं भूल सकती है। मैं मम्मा से पूछा, क्या आपको याद है हम दोनों इस स्कूल में मिले थे? मैं आपके घर गया था, आप मेरे लिए एक आंटी से लड़ी थी। तो पता है उन्होंने क्या कहा? हाँ, उन्हें सब कुछ याद है। उन्हें तो ये भी याद है किस तरह से वो बुरी आंटी मुझे आप सभी से दूर लेकर जा रही थी। सोचो, मेरी मम्मा को ये सब याद है, लेकिन सिर्फ मेरी मम्मा को आप याद नहीं हो। इससे यही पता चलता है मेरी मम्मा सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करती हैं और सबसे ज्यादा मेरा ही अधिकार है मेरी मम्मा पर। आप मेरी मम्मा को इस तरह से नहीं देखोगे। तन्मय रेहान की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा था। जब उसने ये जाना पूर्वी कुछ दिनों की यादें भूल चुकी है, लेकिन रेहान की हरकतों को नहीं भूली है, तो उसकी आंखें छोटी हो गई। उसको यह समझते हुए देर नहीं लगी पूर्वी याददाश्त जाने का सिर्फ ड्रामा कर रही थी। ये सोचते ही तन्मय है गुस्से में पूर्वी को देखकर मन ही मन कहा, यानी कि इस लड़की को ये भी याद है यह अपने सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करके आई है, यानी कि यह लड़की इतने दिनों से मुझसे झूठ कहती आई है, वह भी सिर्फ मुझसे बचने के लिए। ये लड़की बहुत ज्यादा चालाक बनने लगी है मेरे सामने, पर इस लड़की को ये तो पता ही नहीं है। मुझे इसकी हरकतों के बारे में पहले से ही सब कुछ पता है, पर अफसोस मुझे यह नहीं पता चल सका यह मेरे सामने याददाश्त जाने का ड्रामा कर रही है। अगर उस दिन मैं वह एहसास होने के बाद पता करने की कोशिश नहीं करता तो मुझे पता भी नहीं चलता ये लड़की वहां आई थी। यह सोचकर तन्मय गुस्से में पूर्वी को देखा। फ्लैशबैक। तन्मय अपनी गुफा से बाहर निकलकर जैसे ही अपनी कार के पास आया तो उसे ऐसा एहसास हुआ जैसे कोई उसके आसपास है, कोई अपना उसके करीब है। वहां की हवाएं में आ रही खुशबू को वह पहचान सकता था।
पर उसे दूर दूर तक वहां पर कोई भी दिखाई नहीं दिया। ये देखकर वह चुपचाप कार में बैठकर वहां से निकल गया। थोड़ी ही देर में जब तन्मय घर आया तो उसे वापस से वही सब खुशबू महसूस हुआ जो उसे गुफा के सामने हो रहा था। वह जैसे ही अपने कमरे में आया तो उसने देखा पूर्वी सो रही है, लेकिन उसके कपड़ों में मिट्टी लगा हुआ है। पूर्वी के कपड़ों में मिट्टी लगे हुए देखकर तन्मय उसके पास आया तो उसने देखा पूर्वी की पलकें आंख बंद में भी झपकते जा रही हैं। आमतौर पर जब लोग सोते हैं गहरी नींद में तो उसकी पलकें शांत रहती हैं, लेकिन पूर्वी की पलकें बार बार झपक रही थी। इससे साफ पता चला था वह बस सोने का ड्रामा कर रही। लेकिन तन्मय तब भी कुछ नहीं किया। वह बस एक नज़र पूर्वी को देखा, फिर ड्रेसिंग टेबल के पास आकर अपने हाथों से घड़ी हटाया। घड़ी को उतारकर जैसे ही उससे टेबल पर रखा, उसका नज़र टेबल पर रखे हुए एक लेडीज परफ्यूम पर गया। लेडीज परफ्यूम को देखते ही तन्मय तुरंत उस परफ्यूम को अपने हाथ में लेकर उस खुशबू को महसूस किया। ये वही खुशबू था जो उसे गुफा के सामने महसूस हो रहा था और घर के अंदर आते समय भी महसूस हुआ था। जब उसे वही सुगंध महसूस हुआ तो वह समझ गया था पूर्वी उसका पीछा करते हुए उसके गुफा के पास आई थी, पर अभी भी उसके पास ऐसा कोई सबूत नहीं था जिससे ये प्रूफ होता पूर्वी वहां गई थी। ये सोचकर तन्मय सोफे पर बैठा, फिर जल्दी से लैपटॉप को ऑन करके गुफा के सामने सीसीटीवी जो लगे हुए उसे ऑन किया। सीसीटीवी ऑन करते हैं वह रिवाइंड करके कुछ घंटों पहले का सीन चेक करने लगा। जैसे ही तन्मय पुराने सीन को रिमाइंड करके देखना शुरू किया, उसे तुरंत पूर्वी वहां दिखाई दी। वह देख सकता था किस तरह से पूर्वी उसका पीछा करके वहां आई थी और वह गुफा के अंदर भी गई थी। जब उसने देखा पूर्वी गुफा के अंदर चली गई तो वह गुफा के अंदर के सीसीटीवी फुटेज को चेक किया। गुफा के अंदर सीसीटीवी फुटेज को चेक करने पर उसने देखा जब वह उस आदमी को बेरहमी से मार रहा था तब पूर्वी वहां खड़ी होकर यह सब देखकर डर रही थी। पूर्वी उसका शैतानी रूप देख चुकी है, ये बात तन्मय को कंफर्म हो चुका था। उसने ये भी देखा किस तरह से उसके निकलने से पहले पूर्वी उस गुफा से बाहर निकलकर वहां से भाग चुकी थी। यह सब देखने के बाद तन्मय लैपटॉप को बंद करके एक नज़र बेड पर सो रही पूर्वी को देखा, फिर सोफे पर सर टिकाकर अपनी आंखें बंद कर लिया। ऑडियो बाय साकिर JX07। पूर्वी आज बहुत लेट उठी थी क्योंकि डॉक्टर के दिए इंजेक्शन की वजह से वो काफी लेट तक गहरी नींद में सोई हुई थी और तन्मय के ऑर्डर सुनने के बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई पूर्वी के ऊपर कोई सवाल उठाएं। इस समय पूर्वी कमरे में तैयार हो रही थी। ये बात उसे भी पता था, कल डॉक्टर उसका चेकअप करने के लिए आए थे। हालांकि इस समय पूर्वी का स्किन पूरा तरह से ठीक नहीं हुआ था, जिस वजह से वह आज पूरी तरह से फुल कपड़े पहनकर खुद को कवर की हुई थी। पूर्वी तैयार होकर जैसे ही नीचे हॉल में आई तो वह देखी नवीन आहूजा बैग लेकर सभी से आशीर्वाद ले रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह कहीं जा रहे हैं। पूर्वी वही खड़े होकर एकटक उन सभी को देखे जा रही थी। वहां खड़ी होकर उन सबको देखने के बाद पूर्वी का नजर काजल आहूजा पर गया, जो शायद अपने पति को जाते हुए देखकर उदास थी। पूर्वी ये देख सकती थी किस तरह से काजल आहूजा अपने पति से बात करना चाहती है, लेकिन नवीन आहूजा एक बार भी उन्हें नहीं देखे। ये सब देखकर पूर्वी को समझ नहीं आया आखिर नवीन आहूजा अपनी पत्नी को देख क्यों नहीं रहा है। आमतौर पर जब कोई पति अपनी पत्नी से दूर जाता है तो वह अपनी पत्नी से दूर जाने से पहले कई दफा मिलता है। ये सब पूर्वी सोच ही रही थी, तभी उसने देखा सभी घरवाले उसे ही देख रहे हैं। ये देखकर वह भागकर नीचे आई। कुछ समय के लिए उसे ऐसा लगा जैसे सब उसे देखकर घूर रहे हैं। नवीन आहूजा देव आहूजा के पास खड़े थे। जैसे ही उन्होंने पूर्वी को देखा तो वो मुस्कुराकर पूर्वी के पास आकर कहने लगे, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैंने सुना था कल तुम्हें खाने की वजह से एलर्जी हो गई थी।
नवीन आहूजा की बात सुनकर पूर्वी की नजर तन्मय के चेहरे पर चले गया। तन्मय को देखकर पूर्वी को कल रात हुई सारे सीन याद आने लगे। किस तरह से तन्मय उसकी बातों को मानकर किचन में गया था आयुर्वेदिक दवा बनाने के लिए। जब तन्मय देखा पूर्वी उससे ही देख रही है तो वो तुरंत उससे नजरें फेर लिया। ये देखकर पूर्वी भी तन्मय के चेहरों पर से अपनी नजरें हटाकर नवीन आहूजा को देखकर हल्का सा मुस्कुराते हुए कहने लगी, हाँ पापा, पर अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सभी को मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पूर्वी की बात सुनकर तुलसी आहूजा और किरण आहूजा का मुंह बन गया। वहीं सभी घरवाले पूर्वी को देखकर मुस्कुरा रहे थे। थोड़ी ही देर में नवीन आहूजा सभी से मिलकर वहां से चले गए। जब पूर्वी देखी किस तरह से नवीन आहूजा सभी से मिलकर गए लेकिन अपनी पत्नी काजल आहूजा से नहीं मिले तो उसे बहुत बुरा लगा। पूर्वी की नजर तुरंत काजल आहूजा के चेहरों पर चले गया। काजल आहूजा की आंखों में आंसू है जो पूर्वी साफ साफ देख पा रही थी, लेकिन वह सभी के सामने कोई सवाल नहीं पूछना चाहती थी। वह जानती थी सभी के सामने अगर वह कुछ पूछेगी तो किसी का कोई जवाब आए ना आए, तुलसी आहूजा का सबसे पहले जवाब आएगा, फिर बात और ज्यादा बढ़ने लगेगी। यह सब सोचकर पूर्वी चुपचाप किचन की तरफ चली गई। पूर्वी को किचन की तरफ जाते हुए देखकर तन्मय काजल आहूजा से कहा, माँ, पूर्वी अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, आप और चाची उसके साथ ही रहिएगा। तन्मय की बातें सुनकर काजल आहूजा और किरण आहूजा की नजर तुरंत उसके चेहरे पर चले गया। वह दोनों ही हैरान थी तन्मय की बातों को सुनकर, लेकिन उन दोनों की हिम्मत नहीं हुई उससे कोई सवाल करे। ये सोचकर चुपचाप वह दोनों पूर्वी के पास चली गई। देव आहूजा और तुलसी आहूजा वहीं पर थे। देव आहूजा अपने पोते की हरकत को नोटिस कर रहे थे। वो काफी खुश थे तन्मय को देखकर। वह देख सकते थे किस तरह से तन्मय पूर्वी की फिक्र कर रहा है। लेकिन वही तुलसी आहूजा ये सब देखकर गुस्से में आग बबूला हुए जा रही थी। उन्हें ये सब देखने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे उसका पोता पूर्वी का गुलाम बन चुका है। ये सोचकर तुलसी आहूजा एक नजर तन्मय को देखती फिर से शैतान भरी मुस्कुराहट लिए कहने लगी, क्या बात है तन्मय, तुम्हारी शादी को हुए अभी 2 महीने भी नहीं हुए हैं और तुम अपनी पत्नी का गुलाम बनने चले। मैं देख रही हूँ जो तन्मय पूर्वी से नफरत करता था आज वही तन्मय आहूजा पूर्वी का फिक्र कर रहा है। क्या बात है, कहीं तुम्हें उस पूर्वी से प्यार तो नहीं हो गया? कहीं तुम उसके धोखे को भूल तो नहीं गए हो? तुम अगर भूल गए हो तो मैं तुम्हें याद दिला देती हूँ, ये वही लड़की है जो पूरे आहूजा फैमिली को धोखा देकर यहाँ बड़े आराम से रह रही हैं। ये वही लड़की है जो अपनी बहन का किडनैप करवाकर तुमसे शादी कर ली है। पता नहीं इसकी बहन बेचारी भूमि किस हालत में होगी, उसकी अभी तक कोई खोज खबर नहीं है। मैं तो यकीनन के साथ कह सकती हूँ यही पूर्वी पक्का उस भूमि का कुछ की है, वरना अब तक तो भूमि की कोई ना कोई खबर जरूर मिल जाती। वैसे भी मैं जानती हूँ तुम भूमि का पता करने की कोशिश कर रहे हो, भले ही तुम हमें बताते नहीं, लेकिन इतना तो अब मैं भी समझ गई हूँ। पर अफसोस तुम्हें भूमि नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम्हारी यह जो पत्नी है ना, धोखेबाज पत्नी, वही अपने रास्ते से भूमि को पहले ही हटा चुकी हैं। ढूंढने पर भी तुम्हें भूमि अब कहीं भी नहीं मिलेगी। तुलसी आहूजा ये सब गुस्से में कही जा रही थी। जब तन्मय ने उनकी बातों को सुना तो गुस्से में मुट्ठी कस लिया। ये सच था, अब तक उसे भूमि का कोई अता पता नहीं चला। वह अभी तक भूमि के बारे में पता करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि वह जानता है कश्यप परिवार उस दिन भूमि के घर छोड़कर चले जाने के बाद पूर्वी की शादी उससे क्यों करवाई थी। लेकिन बात यहाँ पर यह है, भूमि अचानक से कैसे गायब हो गई? जो लड़की शादी करने के लिए अच्छे से राजी हो गई थी, वह लड़की क्यों भागेगी? वह चाहती तो शादी से मना भी कर सकती थी। और यही बात तन्मय को पता करना था, जिस वजह से वह आज तक भूमि को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि एक भूमि की है जो उसे सच बता सकती है।
तन्मय यही सब सोच रहा था जब देव आहूजा ने देखा किस तरह से उसकी पत्नी तन्मय को बहका रही है, तो वह अपनी पत्नी को देखकर थोड़ा गुस्से में कहने लगे, जो बीत गया तो उसे वापस से क्यों कुरेद रही हो। ये बात तुम भी जानती हो, कश्यप परिवार ने पूर्वी की शादी हमारे पोते से करवा कर हम पर एहसान किया है। अगर उस दिन पूर्वी तन्मय से शादी ना करती ना तो पूरे दुनिया को ये पता चल जाता तन्मय की होने वाली पत्नी उसे छोड़कर भाग गई। और फिर कृतिका अग्रवाल को एक और मौका मिल जाता अपने बेटे को तन्मय से दूर करने का। तुम्हें ये सब दिखाई नहीं देगा, तुम्हें तो बस यही दिखाई दे रहा है पूर्वी का शक्ल उसकी दादी से मिल रहा है। मैं जानता हूँ तुमको उसकी दादी बिल्कुल भी नहीं पसंद, लेकिन इसका मतलब यह नहीं तुम पूर्वी को उसकी सजा दोगी। फालतू का तुम अपना दिमाग चलाना बंद करो और चुपचाप पूर्वी को एक्सेप्ट कर लो। इसलिए जो तुम कर रही हो ना, तन्मय के माइंड में गलत फहमी भरने की, यह करना बंद कर दो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देव आहूजा की बात सुनकर तुलसी आहूजा एक नजर उन्हें देखी, फिर तन्मय को देखी जो गुस्से में वहां से कमरे की ओर चला गया। तन्मय को जाते हुए देखकर तुलसी आहूजा अपने पति को देखकर गुस्से में कहती, आपको क्या ही फर्क पड़ेगा, आप तो कुछ ना ही बोले तो अच्छा होगा आपके लिए। जिस तरह वो औरत आप पर डोरे डाल रही थी ना, इससे तो मैं इतना जरूर जानती हूँ आप भी कुछ कम नहीं होंगे, लेकिन तब भी मैं आपका साथ देती हूँ क्योंकि आप मेरे पति हो। लेकिन इसका मतलब यह नहीं आपका जब मन होगा मुझ पर हुक्म चलाने का तब चला देंगे। और हाँ, आप मुझे कुछ ना ही कहे तो बेहतर होगा, मेरी मर्जी, मुझे जो करना होगा मैं वो करूंगी, आप बीच में ना पड़े। ये कहकर तुलसी आहूजा गुस्से में वहां से चली गई। तुलसी आहूजा को गुस्से में जाते हुए देखकर देव आहूजा गहरी सांस लेकर कहते, पता नहीं ये औरत उस दिन की गलतफहमी कब तक अपने दिमाग में लेकर बैठी रहेगी। सच जाना चाहती नहीं है और विश्वास करना भी नहीं चाहती हैं, अब भगवान ही अकल दे तो अच्छा होगा। इधर किचन में पूर्वी और काजल आहूजा दोनों काम कर रही थी। वही किरण आहूजा का फोन आया था तो वह किचन से चली गई थी। जब पूर्वी देखी काजल आहूजा उदास मन से सारे काम कर रही है तो वह काजल आहूजा के कंधे पर हाथ रख कर कहने लगी, माँ क्या मैं आपसे एक सवाल पूछूं? पूर्वी की बात सुनकर काजल आहूजा सब्जी काटते हुए बस हनन जवाब देती। जब पूर्वी देखी काजल आहूजा उसके सवालों का जवाब देने के लिए मान गई तो वह गहरी सांस लेकर कहती, मैं जानती हूँ वैसे तो मुझे ये सब नहीं पूछना चाहिए, लेकिन तब भी आपसे पूछ रही हूँ। अगर आप मुझे बताना सही समझे तो बता सकते हैं, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। क्या आपके और पापा में झगड़ा हुआ है? क्योंकि जब आज पापा यहाँ से जा रहे थे तो वह आपको एक बार भी मुड़कर नहीं देखे और आप नम आंखों से उन्हें देख रही थी। मैं देखी थी, आप चाहती थी वह आपको देखें। पूर्वी के बात सुनते ही काजल आहूजा के हाथ सब्जी काटते हुए ही रुक गए। वह एक नजर अपने हाथ में रखे चाकू को देखी, फिर उस चाकू टेबल पर रखकर पूर्वी को देखकर कहने लगी, नहीं पूर्वी, बस कल रात थोड़ी सी हम दोनों की बहस हो गई थी और कुछ भी नहीं। तुम ये सब सोचना बंद करो। पति पत्नी में ऐसा होता रहता है, वह जब भी बाहर जाते हैं ना तो हम दोनों की बहस होने लगती है क्योंकि वह 2 महीने पर बाहर जाते ही रहते हैं और ऐसे में वह ज्यादातर घर पर मौजूद भी नहीं रहते। कल भी हम दोनों की थोड़ी सी बहस हो गई थी जिस वजह से वह हमसे नाराज हो गए हैं, लेकिन तुम फिक्र मत करो, ये हम दोनों का चलता रहता है। मैं फोन पर उनसे बातें कर लूंगी और उन्हें मना भी लूंगी, तो अपने दिमाग में ये सब मत सोचो। वैसे तुम तन्मय की कॉफी बना ली हो तो उसे जाकर दे आओ, क्योंकि हो सकता है तन्मय तुम्हारे हाथ का कॉफी पीकर ही जाए ऑफिस। काजल आहूजा की बातें सुनकर पूर्वी की नजर कॉफी पर गया। कॉफी बन चुका था, ये देखकर जल्दी से पूर्वी कॉफी को मग में निकालकर काजल आहूजा को देखकर मुस्कुराई, फिर किचन से बाहर निकल गई। थोड़ी ही देर में पूर्वी कॉफी का मग लेकर जैसे ही तन्मय के कमरे में आई, उसने देखा तन्मय किसी से फोन पर बातें कर रहा है।
पूर्वी तन्मय के कुछ बातें सुन चुकी थी। जब वह सुनी तन्मय आज रात किसी को मारने के लिए जा रहा है तो वह जल्दी से दरवाजे के पीछे छुपकर उसकी बातें सुनने लगी। इधर तन्मय अपने फोन पर गुस्से में किसी से कह रहा था, उसकी इतनी हिम्मत हो गई जो वह मुझसे झूठ बोलने का हिम्मत रख रहा था। क्या वह भूल चुका था मुझे झूठ बोलने वाले आदमी बिल्कुल भी नहीं पसंद है। अब जब उसने तन्मय आहूजा से झूठ बोल ही दिया है तो उसका अंजाम भी उसे पता चलना चाहिए। उस इंसान को तब तक तड़पाओ जब तक मैं नहीं आता। जब मैं वहां आऊंगा ना तो उस इंसान को तड़प तड़प के मरते हुए देखूंगा। आखिर उसने मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत की है। आज उसका जिंदगी में खत्म कर दूंगा। उसको ऐसे मारूंगा जो वह जिंदगी में भी नहीं सोचा होगा। मैंने जो कहा है वह बात याद रखना और पता करने की कोशिश करना उसने और कितनी झूठ बोले हैं मुझसे। मैं भी तो जानूं आखिर कितने कितने झूठ दबा कर रखा है ये लोग अपने मन में। ये कहकर तन्मय फोन कट कर दिया, फिर फोन को टेबल पर रखकर बाथरूम में चले गया। ऑडियो बाय साकिल JX07। तन्मय बाथरूम जा चुका था। वहीं पूर्वी जो दरवाजे के पास खड़े होकर उसकी सारी बातों को सुन रही थी। जब उसने देखा तन्मय किस तरह से झूठ बोलने वाले आदमी को जान से मार देता है तो उसका डर से हालत खराब होने लगा। पूर्वी को अपना झूठ ज्यादा याद आया। कैसे वो याददाश्त जाने का झूठ और उसके शैतानी रूप देख लेने का झूठ छुपा कर रखी है। वह अभी भी दरवाजे के पास खड़ी होकर यही सब सोच रही थी। तभी तन्मय जो बाथरूम से निकलकर कमरे में आ गया था वो पूर्वी को देखकर अपनी आंखें छोटी करके कहता, पूर्वी दरवाजे के पास खड़ी होकर क्या कर रही हो। तन्मय के मुंह से अपना नाम सुनते ही पूर्वी अपने ख्यालों से बाहर आई। वह जल्दी से तन्मय के चेहरे को देखी। उसके चेहरे को देखते ही पूर्वी की हालत खराब होने लगी क्योंकि इस समय तन्मय उसको किसी शैतान की तरह दिख रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके सामने जो तन्मय है वह उसे मारने वाला है। उसे उसका झूठ पता चल चुका है। तन्मय अभी भी वहां खड़े होकर पूर्वी के बदलते एक्सप्रेशन को देख रहा था। वह देख रहा था कैसे पूर्वी उसे देखकर घबरा रही है। ना जाने क्यों पूर्वी को घबराते हुए देखकर तन्मय के होठों पर शैतान भरी मुस्कुराहट दिखने लगा। वह मुस्कुराते हुए पूर्वी से कहा, क्या हुआ, तुम मुझे देखकर डर रही हो, लगता है तुम मुझे पहचान चुकी हो। तन्मय की आवाज उसे किसी जानवर की तरह डरावनी लग रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे तन्मय अभी अपने उस रूप में आया होगा जिस रूप में आकर वह झूठे लोगों को मारता है। पर यह सब उसके अंदर का वहम था। ये सोचते ही पूर्वी जल्दी से खुद को नॉर्मल की, फिर तन्मय के चेहरे को देखकर हल्का सा मुस्कुरा कर कहने लगी, यह आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आया। भला मैं आपको देखकर क्यों डरूंगी। वो तो मैं आपके लिए कॉफी लेकर आई थी पर अचानक से मुझे कुछ याद आ गया। ये पकड़िए आप अपना कॉफी, मैं अपना काम करके आती हूँ। ये कहकर पूर्वी कॉफी का मार्ग तन्मय के हाथों में रखकर जल्दी से वहां से भाग गई। पूर्वी को इस तरह से भागते हुए देखकर तन्मू को बड़ा मजा आ रहा था। वह जानता था पूर्वी उससे डर चुकी है और इसी वजह से उसके सामने रहने से डर रही है। उसने अपने हाथों में रखे कॉफी को देखा, फिर उस कॉफी को टेबल पर रख दिया। कॉफी ठंडी हो चुकी थी जिस वजह से अब वह उस कॉफी को पी नहीं सकता था। ये सोचकर उसने घड़ी में समय देखा तो अचानक से उसे कुछ याद आया। वह कमरे से बाहर निकलकर स्टडी रूम में आ गया। तन्मय की नजरों से बचकर पूर्वी गार्डन में आए। जैसे ही वो गार्डन में आई उसने देखा रेहान वहां बैठकर खेल रहा हूँ। यहाँ देखकर पूर्वी का डर गायब हो गया। ये बात सच था। रेहान को देखते ही पूर्वी की थकान और सारे डर गायब हो जाते हैं। पूर्वी मुस्कुराते हुए रेहान के पास आई। फिर रेहान को अपनी गोद में बिठाकर उसे देखकर कहने लगी, क्या हुआ बेटा, अकेले क्यों खेल रहे हो, क्या आपके साथ कोई खेलने वाला नहीं है। पूर्वी की बात सुनकर रेहान अपने टिमटिमाते आंखों से उसे देखकर ना में सर हिलाया।
रेहान के इशारे को देखकर पूर्वी को रेहान पर बहुत प्यारा था। सच में रेहान बहुत ज्यादा क्यूट था। वह उसकी सारी बातों को बहुत अच्छे से मानता भी था। ये सोचकर पूर्वी रेहान के गालों पर प्यार से किस करके कहती, कोई बात नहीं, आपकी मम्मा है ना आपके साथ। मैं जानती हूँ कभी कभी मैं भी काम में बिजी हो जाती हूँ जिस वजह से आपके साथ खेल नहीं पाती, लेकिन अभी मैं फ्री हूँ। बताओ आप मेरे साथ क्या खेलोगे? पूर्वी की बात सुनकर रेहान थोड़ी देर सोचने के बाद खुश होकर कहता, मम्मा क्यों ना हम हाइड शिक से खेले। पहले आप मेरी आंखों पर कपड़े से कवर कर देना और जब मेरे आंखों पर कपड़े से कवर हो जाएंगे तब मैं आपको पकड़ लूंगा। फिर जब आप पकड़ी जाओगी तो आपकी बारी आएगी। रेहान की क्यूट क्यूट बातें सुनकर पूर्वी मुस्कुरा रही थी। रेहान जिस गेम के बारे में उसे बता रहा था वह तो पूर्वी बहुत बार खेल चुकी है, लेकिन रेहान की बातें सुनना उसे अच्छा लग रहा था, जिस वजह से वह उसे यह नहीं बताई उसकी मम्मा को इस गेम के बारे में पहले से पता है। पूर्वी देखी रेहान उसे ही देख रहा है तो वह मुस्कुराकर कहने लगी, ठीक है, अगर आपको यही खेलना है तो मैं आपके साथ जरूर खेलूंगी। अब हम खेलते हैं। ये कहकर पूर्वी उस अपनी गोद से नीचे उतारी। फिर अपने दुपट्टे को गले से हटाकर रेहान की आंखों पर लगाकर उसे कवर कर दी। इधर दूसरी तरफ स्टडी रूम में तन्मय स्टडी रूम में बैठकर किसी का इंतजार कर रहा था। तभी आर्यन भागते हुए स्टडी रूम में आया। वह जैसे ही स्टडी रूम में आया उसने देखा तन्मय पहले से उसका इंतजार कर रहा है। ये देखकर वो मुंह बनाकर कहा, क्या यार, एक तो कभी भी तुम ना मुझे जल्दी कहकर मत बुलाया करो। मैं बाहर था, तुम तो मुझे ऐसे कॉल करके बुलाए जैसे कुछ हो गया है, पर यहाँ आकर तो मैं देखता हूँ सब कुछ नॉर्मल ही है। तुमने मुझे क्यों बुलाया है? ये कहकर आर्यन तन्मय के पास आया। तन्मय एक नजर आर्यन को देखा, फिर टेबल पर रखे फाइल की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था ना तुम ऑफिस जाकर वह सारी चीजें संभाल लेना, फिर तुम वहां क्यों नहीं गए? मुझे किसी और से पता चलता है। कृतिका अग्रवाल मेरे कंपनी आई थी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, कृतिका की हर खबर मुझे उसके करने से पहले मिल जानी चाहिए, फिर तुम इतने नासमझ वाली हरकत कैसे कर सकते हैं? तन्मय का बात सुनकर आर्यन हैरान हो कहा, ये क्या कह रहे हो तुम? कृतिका तुम्हारे कंपनी आई थी, हो ही नहीं सकता। देखो कृतिका तुम्हारे कंपनी आई होती तो मुझे जरूर पता चलता, और जब मुझे पता चलता तो मैं तुम्हें भी बता देता, शायद किसी ने तुम्हें झूठ कहा होगा। आर्यन की बात सुनकर तन्मय अपने फोन को निकालकर सीसीटीवी फुटेज ऑन करके उसे दिखाते हुए कहा, कोई मुझसे झूठ नहीं कह रहा है, ये देखो सीसीटीवी फुटेज, ये कल की सीसीटीवी फुटेज है। इसमें साफ साफ दिख रहा है कृतिका गुस्से में कल मेरे कंपनी आई थी। मैं और तुम कंपनी में नहीं थे। इसका फायदा उठाने के लिए वो वहां के वर्कर्स को अपने काबू में करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हमारे वर्कर उसकी बातों में नहीं आए। इनफैक्ट हमारे वर्क उसे खुद वहां से निकाला। मैं अपने वर्कर के इस हरकत से बहुत खुश हूँ, इसीलिए मैंने एक फैसला लिया है। जितने भी वर्कर वहां काम कर रहे हैं उन सब की सैलरी डबल करो, और उन सब से ये भी कह देना आगे चलकर अगर कभी भी कृतिका या उसका पति कंपनी आने की कोशिश करे तो बिना झिझक के उसे धक्के मारकर वहां से निकाल दिया जाए। तन्मय की बात सुनकर आर्यन मुस्कुराते हुए कहा, सच कह रहे हो तुम, हमारे कंपनी के वर्कर बहुत इंटेलिजेंट हो रहे हैं। मैं आज ही कंपनी जाकर उन सब से यह सारी बातें कर लेता हूँ, लेकिन हाँ, मैंने सुना है तुम किसी आदमी को पकड़ के रखे हो, क्या मैं जान सकता हूँ तुमने उसे क्यों पकड़ा है? आर्यन की बात सुनकर तन्मय मुस्कुराते हुए कहा, मैंने उसे क्यों पकड़ा है वो तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ, ये बात कान खोलकर सुन लो। आज मैं अपने दूसरे वाले जगह पर जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ तुम वहां पर बिल्कुल ना आओ, मैं अपना पूरा ख्याल रख लूंगा।
तन्मय की बात सुनकर आर्यन समझ गया था वह अगर जिद भी करेगा ना तो तन्मय उसे लेकर नहीं जाएगा, क्योंकि तन्मय पहले ही सोच लिया है वह वहां पर नहीं होना चाहिए। अब जब तन्मय का यही फैसला है तो वह क्या ही कह सकता है। ये सोचकर वह तन्मय को देखकर बस हल्का सा मुस्कुराया। आर्यन तन्मय को देख ही रहा था, तभी अचानक उसे कुछ याद आया जिसे याद करते हैं वह हैरान होकर तन्मय से कहा, एक बात बताओ, घर के पीछे जो तुम्हारा एक सीक्रेट है उसके बारे में हम दोनों के अलावा में कोई जानता है क्या? आर्यन की बात सुनकर तन्मय अपनी जगह से उठकर हैरान भरी आवाज में कहा, यह क्या बकवास कर रहे हो? घर के पीछे जो सीक्रेट है उसके बारे में सिर्फ तुम और मैं जानते हैं, उसके अलावा और कोई भी नहीं जानता। इस बारे में तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तन्मय की बात सुनकर आर्यन अपनी पॉकेट से छोटा सा पैकेट निकालकर तन्मय को देते हुए कहा, कल जब मैं कुछ काम से घर के पीछे वाली जगह पर गया था तब मुझे यह मिला। पहले तो मैं सोचा हो सकता है कोई बिल्ली या फिर चूहा घर के किसी सदस्य का लेकर चला गया होगा, लेकिन मैंने देखा जहां पर तुम अपने भाई का सारा सामान छुपा कर रखे हो उस जगह पर यह पायल के झुमके गिरे हुए थे, और वहां पर जो सबसे बड़ा पेड़ है उसके पास मुझे कुछ बाल दिखाई दिए। उन सब को देखने के बाद मैं समझ गया पक्का यहाँ पर कोई आया था, इसलिए मैं इसको इस पैकेट में रखा हूँ ताकि तुम पता कर सको आखिर यह सब कुछ है किसका। यह पायल के झुमके तो घर में सभी पहनते हैं, तो फिर कौन हो सकता है? आर्यन की बात सुनकर तन्मय का नजर उसके हाथों में रखे पैकेट पड़ गया। वो उसके हाथों से पैकेट लिया तो उसने देखा वह झुमका जो उस पैकेट में रखा हुआ है वह देखने में कैसा है। झुमके को देखते ही तन्मय को समझते देर नहीं हुआ यह आखिर किसका है। वो समझ चुका था ये झुमका पूर्वी का है, क्योंकि पूर्वी जो पायल पहनी हुई है वो उसकी माँ लेकर आई थी और वह उस पायल को बहुत अच्छे से पहचान सकता था। आर्यन ने देखा तन्मय उस पैकेट को देखे जा रहा है तो वो कंफ्यूज होकर कहा, क्या तुम पहचानते हो ये किसका हो सकता है? मुझे तो लग रहा है ये दादी का। आर्यन की बात सुनकर तन्मय उस पैकेट को अपनी पॉकेट में रखकर उसे देखते हुए कहा, ये जिसका भी है मैं पता कर लूंगा, तुम ऑफिस के लिए निकल जाओ, मैं भी अपने काम के लिए निकल रहा हूँ, वैसे भी काफी समय हो चुका है। ये कहकर तन्मय वहां से बाहर निकल गया। तन्मय उस स्टडी रूम से बाहर निकलकर जैसे ही घर से बाहर आया तो उसने देखा गार्डन में पूर्वी बैठी हुई है। पूर्वी को देखते तन्मय का आंख है गुस्से से लाल होने लगा, क्योंकि पूर्वी उससे तीन तीन झूठ बोलकर यहाँ बड़े आराम से रह रही है, और यह बात सच था। तन्मय को झूठ बोलने वाले इंसान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। वह पूर्वी को देखकर गुस्से में अपनी मुट्ठी कसकर मन में यही सब सोच ही रहा था, तभी उसका फोन बजा। पूर्वी जो गार्डन में बैठकर अपनी जिंदगी के बारे में सोच रही थी, जब उसकी कानों में तन्मय के फोन का रिंगटोन सुनाई दिया तब जाकर उसका नजर तुरंत तन्मय के चेहरे पर चले गया। तन्मय इस समय फोन को अपने कानों पर लगाकर बातें कर रहा था। तन्मय को गुस्से में बातें करते हुए देखकर पूर्वी समझ चुकी थी वह कहाँ जाने वाला है और किससे बातें कर रहा है। ये सोचकर पूर्वी अपनी नजर चारों तरफ घुमाई, ये देखने के लिए कि कोई उसे देख तो नहीं रहा है। जब उसे लगा कि उसे कोई देख नहीं रहा है तो वह वहां से उठकर धीरे कदम से चलकर तन्मय के पास आई। तन्मय फोन पर बात करते हुए ही मेन गेट से बाहर निकल चुका था। जब पूर्वी ये देखी तो वह जल्दी से तन्मय का पीछा करने लगी। जब पूर्वी ने देखा तन्मय अपनी कार में बैठकर वहां से जा रहा है तो बहुत जल्दी से वही स्कूटी निकाले जिस स्कूटी से एक बार तन्मय का पीछा की थी। वह स्कूटी निकालते ही पूर्वी वापस से तन्मय का पीछा करने के लिए उसके पीछे निकल गई। ऑडियो बाय साकिल JX07। पूर्वी तन्मय का पीछा करते हुए खाली सड़कों पर जा रही थी। वह देखना चाहती थी इस बार तन्मय आखिर क्या करेगा, वह ये देखना चाहती थी तन्मय झूठ बोलने वाले आदमी के साथ करता क्या है।
पूर्वी तन्मय का पीछा ही कर रही थी, तभी वह देखी तन्मय अपनी कार को एक बड़े से जंगलों के बीच में रोका है। दोनों तरफ जंगल ही जंगल दिखाई दे रहा था, जंगल के सिवा कुछ भी नहीं था। ये देखकर पूर्वी अपनी स्कूटी को थोड़ा दूर में रोककर स्कूटी से उतर के एक बड़े से पेड़ के पीछे छुप गई, क्योंकि तन्मय अपनी कार से बाहर निकल के चारों तरफ से देख रहा था। तन्मय अपनी नजरें घुमाकर चारों तरफ देखा। जब उसे लगा उसके आसपास कोई नहीं है तो वह अपनी कार को वहीं छोड़कर जंगल के अंदर जाने लगा। पूर्वी, जो कि एक पेड़ के पीछे छुपी हुई थी, जब वह देखी तन्मय किस तरह से जंगल के अंदर जा रहा है तो वह भी जल्दी से उस पेड़ के नीचे से निकल के तन्मय का पीछा करने लगी। 10 मिनट बीत चुके थे, लेकिन पूर्वी अभी भी तन्मय का पीछा किए जा रही थी। तन्मय का पीछा करते हुए हैं, वो खुद से कहती, यह क्या कह रहे हैं, यह वह जगह तो नहीं है जहां मैं एक बार आ चुकी थी। लगता है इनके बहुत सारे सीक्रेट जगह है जिसके बारे में मुझे पता करना पड़ेगा। ये सोचकर पूर्वी की नजर तन्मय पड़ गया। थोड़ी देर में तन्मय जंगल को खत्म करने के बाद एक बड़े से बंगलों के सामने आकर रुका। वह बंगला बाहर से दिखने में किसी खंडहर के हवेली की तरह दिख रहा था। तन्मय ने एक नज़र उस बंगलों को देखा, फिर चुपचाप उस बंगलों के अंदर चला गया। हालांकि वहां पर उसके बॉडीगार्ड भी खड़े थे जो उस बंगलों का देखरेख करते थे। पूर्वी जैसे ही तन्मय का पीछा करते हुए वहां आई तो वह देखी तन्मय कहीं भी नहीं दिख रहा है। तन्मय जब पूर्वी को कहीं दिखाई नहीं दिया तब जाकर उसका नजर बंगलों पर गया। उस बंगले को देखते ही पूर्वी समझ चुकी थी तन्मय उसी बंगलों के अंदर गया है। उस बंगलों के पास जो बॉडीगार्ड खड़े थे वह सारे बॉडीगार्ड तन्मय के साथ ही उस बंगलों के अंदर चले गए थे। जब पूर्वी देखी वहां कोई नहीं है तो वह धीरे कदम से चलकर उस बंगलों के अंदर जाने लगी। तन्मय अपने बंगलों के अंदर आया तो उसने देखा एक बड़े से पुल में एक आदमी को बांध कर रखा गया है और उस पुल से निकलता गर्म पानी उस आदमी को तड़पा रहा है। उस आदमी को तड़पते हुए देखकर तन्मय के होठों पर शैतान भरी मुस्कुराहट नजर आने लगा। वह मुस्कुराते हुए अपने जगह पर जाकर बैठा, फिर अपने पॉकेट से एक के लाइटर को निकाला। ये लाइटर तन्मय का मन पसंदीदा लाइटर है। इस लाइटर से उसने बहुत लोगों का खून किया है। दिखने में वो मामूली लाइटर लगता है और उसकी लाइटर का कमाल बड़े से बड़े काम करने में भी आसानी होता है। जो आदमी पानी में तड़प रहा था उसके अगल बगल जो बॉडीगार्ड खड़े थे, उन बॉडीगार्ड में से एक बॉडीगार्ड तन्मय के पास आकर कहा, बॉस अब इस आदमी का क्या किया जाए। बॉडीगार्ड की बात सुनकर तन्मय एक नज़र उस आदमी को देखा, फिर बॉडीगार्ड को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, उस आदमी के साथ जो होगा वह तो होकर रहेगा, लेकिन उससे पहले तुम उसको मेरे सामने लेकर आओ। तन्मय का ऑर्डर मिलते ही वह बॉडीगार्ड समझ गया था उसका बॉस क्या कह रहा है। ये सोचकर वह जल्दी से वहां से चला गया। जो बॉडीगार्ड्स वहां से गया था वही बॉडीगार्ड थोड़ी ही देर में वापस से तन्मय पास आया, लेकिन इस बार वह अकेले नहीं आया था बल्कि अपने साथ पूर्वी को भी पकड़ कर लाया था। पूर्वी जो छुपकर वह सब देखने की कोशिश कर रही थी। उस बेचारी को क्या पता था तन्मय को उसके बारे में पहले से ही सब कुछ पता है। पूर्वी तो बॉडीगार्ड से बचने के लिए अपने हाथ पर चलाए जा रही थी। पूर्वी को अभी भी अंदाजा नहीं था वह तन्मय के सामने आ चुकी है। जब तन्मय ने देखा पूर्वी किस तरह से बॉडीगार्ड पर हाथ चला रही है तो वो गुस्से में अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ, फिर पूर्वी को देखकर गुस्से भरी आवाज में कहा, तुम्हें क्या लगा था तुम तन्मय आहूजा की नजरों से बच जाओगी। तन्मय की बात सुनते ही अब जाकर पूर्वी को एहसास हुआ वह शैतान के सामने आ चुकी है, वो पकड़ी भी गई है। तन्मय ने देखा पूर्वी अब जाकर उसे देखी तो वह अपने बॉडीगार्ड को वहां से जाने का इशारा किया। तन्मय के इशारे को देखते ही वह सारे बॉडीगार्ड थोड़ी दूर जाकर खड़े हो गए। तन्मय ने एक नज़र पूर्वी को ऊपर से नीचे देखा, फिर उसके पास आकर उसके चेहरे को देखते हुए कहा, तुम मेरा पीछा करके मेरे रूप को देखोगी और मैं चुपचाप बैठा रहूंगा।
उस दिन जब तुम मेरा पीछा करते हुए मेरे पर्सनल अड्डे पर आई थी ना, तब तो मुझे पता नहीं चला तुम मेरा पीछा कर रही हो। लेकिन आज मैं खुद तुम्हें जानबूझकर यहाँ लेकर आया हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरा पीछा करके यहाँ आई हो? बिल्कुल भी नहीं पूर्वी, यह मेरा प्लान था। मैं फोन पर जब अपने आदमियों से बातें कर रहा था तब मुझे पता था तुम मेरे पीछे ही खड़ी हो, इसलिए मैंने जानबूझकर वह सारी बातें तुम्हें सुनाने के लिए अपने फोन पर कहता गया। मुझे तो ये भी पता था तुम स्कूटी निकालकर मेरा पीछा करना शुरू कर दी। तुम सच में बहुत बड़ी बेवकूफ हो। मैं कार चलाते समय अपनी नजरें चारों तरफ रखता हूँ। क्या तुम्हें इतना भी समझ नहीं था मैं अपनी कार को इतने धीरे से क्यों चला रहा हूँ? मैं अगर चाहता ना तो कार को फुल स्पीड में चलाकर तुम्हारे सामने से यूं गायब हो जाता, पर मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मुझे तुमको अपना असली रूप सामने से जो दिखाना था। अब जब तुम मेरा रूप देख चुकी हो तो आज मैं तुम्हें सामने से दिखाऊंगा तन्मय आहूजा क्या करता है, और वह भी झूठ बोलने वाले लोगों के साथ। यह कहकर तन्मय पूर्वी से दूर हुआ, फिर पूल में तड़प रहे आदमी के पास आकर उसके हाथ को पकड़ के पूर्वी को देख कर कहा, अपनी आंखों से देखो। ये कहते ही तन्मय उस आदमी के हाथ को तुरंत काट दिया। जैसे तन्मय उस आदमी के हाथों को काटा उसी समय पूर्वी की आंखें बंद हो गया। तन्मय की हरकत को देखकर पूर्वी की चीख निकल गई। उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। पूर्वी अपनी आंखों पर अपना हाथ रख कर खुद की आंखों को कवर की हुई थी। वह नहीं देख सकती थी किसी आदमी को इशरत तरफ कर मरते हुए। जिस आदमी को तन्मय तड़पा रहा था उस आदमी के मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था, जिस वजह से उसके चीख बिल्कुल भी सुनाई नहीं दिया। तन्मय ने देखा किस तरह से पूर्वी एक ही बार में ये सब देखकर घबराने लगी। तो हो उस आदमी को छोड़कर पूर्वी पास आया, फिर उसके हाथ को पकड़कर अपने दूसरे हाथ में रखे चाकू को उसके हाथों पर सहलाते हुए कहा, तुम्हें पता है मैंने उसे क्यों मारा? क्योंकि उस आदमी ने तन्मय आहूजा से झूठ बोलने की हिम्मत की। जो लोग तन्मय आहूजा को झूठ बोलने की हिम्मत करते हैं उसे तन्मय आहूजा नहीं छोड़ता है। ये कहकर तन्मय पूर्वी से दूर हुआ, फिर अपने बॉडीगार्ड को देखकर कुछ इशारा किया। जब बॉडीगार्ड ने तन्मय को इशारे को देखा तो उन सब बॉडीगार्ड में से एक बॉडीगार्ड एक बैग में से सेब को निकाला। एक सेब को निकालकर वह बॉडीगार्ड पूर्वी के पास आकर उससे सेब को उसके सर पर रख दिया। पूर्वी का नजर तो तन्मय के चेहरे पर था। जब उसे एहसास हुआ कोई उसके सर पर कुछ रख रहा है तब जाकर पूर्वी अपने हाथों को अपने सर पर रखकर उस चीज को फिल करने लगी। उसे समझते देर नहीं हुआ उसके सर पर क्या रखा हुआ है। तन्मय देखा पूर्वी किस तरह से घबरा रही है तो वह शैतान भरे मुस्कुराहट लिए अपने पॉकेट से अपने छोटे गन को निकाला, से पूर्वी की तरफ पॉइंट करके कहा, अगर तुम मेरे 5 गिनने पर सच सच नहीं बताए, आखिर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, तो मेरे 5 खत्म होने के बाद ये बंदूक तुम पर चलेगी। ये बात याद रखना, मैं ये बिल्कुल भी नहीं सोचूंगा रेहान की वजह से मैं तुम्हें छोड़ दूं, क्योंकि एक समय पर मैं अपने बेटे को संभाल लूंगा, लेकिन झूठ बोलने वाले इंसान को नहीं छोड़ूंगा। टाइम स्टार्ट होता है अब। ये कहकर तन्मय गिनती करना शुरू किया। जैसे ही उसने गिनती करते करते 4 पर आकर रुका तभी पूर्वी चिल्लाते हुए कहती, मैं आप आपको सच बताती हूँ, प्लीज मुझ पर बंदूक मत चलाना। पूर्वी के लड़खड़ाते शब्दों को सुनकर तन्मय समझ चुका था उसके शैतानी रूप को देखकर पूर्वी पूरी तरह से डर चुकी है। ये देखते ही उसके होठों पर शैतान भरी मुस्कुराहट नजर आने लगा। तन्मय का बंदूक अभी भी पूर्वी की तरफ पॉइंट किया हुआ था। जब पूर्वी ये देखी तो वह एक स्टैचू की तरह खड़ी रहकर उसे देखकर कहती, हाँ ये सच है, मैं आपका पीछा करके आपके पसंद जगह पर गई थी। लेकिन मेरा यकीन कीजिए मैं ये बात किसी को नहीं बताई हूँ। उस दिन जब मैं आपका पीछा करके आपके पसंद जगह पर गई थी तो मैं खुद डर गई थी। मैं सोच ली थी अब से मैं कभी भी आपका पीछा नहीं करूँगी।
फिर जब आपको उस दिन पता चला था मेरे और पृथ्वी के बारे में तो मैं उसके लिए भी डर गई थी। मुझे डर था कहीं आप मुझे घर से निकाल दें, क्योंकि अगर आप लोग मुझे घर से निकाल दोगे तो मैं अपने घर भी नहीं जा सकती थी, अपने मम्मी पापा को दुखी नहीं देख सकती हूँ। मुझे लगा कहीं आप मेरे और पृथ्वी के बारे में पूरे परिवार को ना बता दें, इसलिए मैं सोची याददाश्त जाने का ड्रामा करूं, कम से कम उस घर में आराम से तो रहूंगी। लेकिन मेरा यकीन कीजिए, मैं झूठ बोलना नहीं चाहती थी। जिस दिन आप मुझे धक्का देकर चले गए थे तब मुझे एहसास हुआ था बिना सजा नहीं आप मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं। जब आपको सच पता चलेगा तब आप मुझे तो मार भी सकते हैं। इसी वजह से मैं झूठ बोली आप सभी से। और जिस दिन आपके भाई का बर्थडे था उस दिन मैं माँ के कहने पर मंदिर गई थी आपके भाई का जन्मदिन मनाने। मुझे पता है मैं आप लोगों से झूठ बोलकर गई थी। जब मैं मंदिर से वापस आ रही थी तब मुझे घर के पीछे से कुछ आवाज सुनाई दे रहा था, जिस वजह से मैं वहां चली गई। वहां जाकर मैं देखी आप अपने भाई के सामान को लेकर रो रहे हैं। मेरा यकीन कीजिए, मैं तो उस समय भी वहां से जाना चाहती थी, लेकिन मेरे कदम वहीं रुक गए। जब मैं आपको रोते हुए देखी थी मुझे नहीं पता मैं क्यों रुक गई थी। मैं सोच भी रही थी कहीं आप मुझे देख ना ले। मैंने जितने भी झूठ बोली आपसे और जितने भी आपकी पीठ पीछे काम की थी वो सारे मैं आपको बता दी, तो अब आप प्लीज मुझे मत मारिएगा। पूर्वी के मुंह से सारी बातें सुनने के बाद तन्मय का आंखें छोटा हो गया। वह ये जानकर हैरान था पूर्वी उसके भाई का जन्मदिन मनाने के लिए मंदिर गई थी। जिस भाई से वह आज तक नफरत करता आया है उस भाई का जन्मदिन मनाने की पूर्वी की हिम्मत कैसे हुई। ये सोचकर वह गुस्से में अपने हाथ में रखे बंदूक को ट्रिगर दबा दिया। बंदूक के ट्रिगर दबते ही अचानक से पूर्वी के मुंह से चीख निकल गया। पूर्वी चीख पूरी हवेली में गूंज उठा। वहां मौजूद बॉडीगार्ड ये देखकर हैरान थे। खुद उसके बॉस अपनी पत्नी के ऊपर बंदूक चला दिए। पूर्वी अपनी आंखें बड़ी करके अपने मुंह खोले तन्मय के चेहरे को ही देखे जा रही थी। ऑडियो बाय साकिर जैक्स 07। तन्मय पूर्वी के तरफ बंदूक की पॉइंट करके बंदूक के ट्रिगर दबाया था। जब पूर्वी को एहसास हुआ गोली उसकी तरफ आया है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही उसे लगा अब तक उसको कोई दर्द महसूस नहीं हुआ है तब जाकर पूर्वी का ध्यान अपने सर पर रखे हुए सेब पर गया। पूर्वी के सर पर जो सेब रखा हुआ था उसके 2 टुकड़े हो चुके थे और यह पूर्वी बहुत अच्छे से दे सकती थी। सेब के 2 टुकड़े होते हुए देखकर पूर्वी समझ गई थी उसको बिल्कुल भी चोट नहीं आई है। लेकिन बंदूक की आवाज पूर्वी के कानों में अभी भी गूंज रही थी। धीरे धीरे करके अचानक से पूर्वी आंखें बंद होने लगी। तुरंत ही पूर्वी अपनी आंखों को बंद की और सीधे जमीन पर जा गिरी। तन्मय ने देखा पूर्वी डर की वजह से बेहोश हो गई है तो वह जमीन पर पड़ी हुई उसे देखता ही रह गया। बॉडीगार्ड ने देखा किस तरह से बॉस की पत्नी जमीन पर गिर गई है तो वह उसे उठाने के लिए वहां आने लगा, लेकिन इससे पहले कि वह पूर्वी को छूता तन्मय गुस्से में अपना बंदूक उस बॉडीगार्ड के हाथ पर मारते हुए कहा, क्या मैंने तुमसे कहा था उसे छूने को? जब तक मेरी परमिशन ना मिले तब तक मेरी पत्नी को नहीं छू सकते। ये कहकर तन्मय पूर्वी के पास आया, फिर उसे अपनी गोद में उठाकर एक नज़र उन सारे बॉडीगार्ड को देखकर वहां से चला गया। वह वहां से जा ही रहा था तभी वह पीछे मुड़कर उन बॉडीगार्ड को देखते हुए वापस से कहा, इस आदमी का टुकड़े टुकड़े करके इसके उस परिवार के पास भेज दो, आखिर उसके परिवार को भी तो पता चले उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा है। और दूसरी बात, मुझे इस इंसान की सारी डिटेल्स चाहिए। ये किससे मिलता है, किसके साथ मिला हुआ है, किससे पैसे लेकर उसका काम कर रहा है, कहाँ रहता है, कहाँ कहा गया है, सारे के सारे डिटेल्स मुझे कल तक में कंपनी में मिल जाना चाहिए। ये कहकर तन्मय गुस्से में उस पुल में तड़प रहे आदमी को देखा, फिर पूर्वी को लेकर वहां से चला गया। रात का समय
पूर्वी आराम से सो रही थी, हालांकि तन्मय के उस रूप को देखने के बाद वो पूरी तरह से डर भी चुकी थी, जिस वजह से वह बेहोश तक हो गई। तन्मय उसे चुपचाप घर भी लेकर आ गया। पूर्वी अभी भी सो ही रही थी, तभी उसके कानों में वापस से बंदूक चलने की आवाज आई। जैसे ही उस बंदूक चलने की आवाज को सुनी, वह तुरंत अपनी आंखों को खोलकर बेड पर बैठ गई। पूर्वी पूरी तरह से घबरा चुकी थी, उसके चेहरे पर आ रहे पसीने से साफ पता चल रहा था वह अभी कितनी घबराई हुई है। ऐसा लग रहा था जैसे उसने बहुत भयानक सपना देखा हो। पूर्वी जब देखी वह कमरे में है, तब जाकर उसे एक शांति मिला। पूरे कमरे को देखने के बाद वह खुद से कहती, इसका मतलब वह सब सपना था। अच्छा ही होगा जो वह सब सपना था। मुझे तो लगा कहीं तन्मय जी को मेरा सच ना पता चल गया हो। नहीं, अब मैं उन्हें बिल्कुल भी सच पता चलने नहीं दूंगी। अगर उन्हें सच पता चल गया ना, तो वह मुझे मार देंगे। इससे अच्छा यही होगा मैं इस झूठ को अपने पास ही रखूं। उसने इतना ही कहा था, तभी पूर्वी की नजर दरवाजे से अंदर आ रहे तन्मय पर गया। समय को देखते ही पूर्वी डर से कांपने लगी। वह अपने ऊपर रखे ब्लैंकेट को कसकर पकड़ के खुद को कवर करने की कोशिश करने लगी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे सपने में देखी वह अब असलियत में होने वाला है। पर यह बात पूर्वी को कहाँ है पता थी। जिसे वह सपना समझ रही है, असलियत में तो वह हकीकत था। तन्मय जैसे ही कमरे में आया, उसने देखा पूर्वी पसीने से लथपथ बेड पर बैठकर उसे ही देखे जा रही है। पूर्वी को इस तरह से देखकर तन्मय कंफ्यूज है, उसे देखता रहा। जब उसने देखा पूर्वी उसे देखकर डर रही हैं, तो उसके होठों पर शैतान भरी मुस्कुराहट देखने लगा। वह समझ गया पूर्वी उसको देखकर इतना क्यों डर रही है। वह मुस्कुराते हुए पूर्वी के पास आया, फिर उसने अपने हाथ पूर्वी के सर पर रखकर मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ, मुझे देखकर इतना डर रही हो? क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा है? कहीं उस सपने में मैं तुम्हें मार तो नहीं रहा हूँ? क्योंकि तुम मुझे देखकर इतना डर रही हो, इससे तो यही पता चल रहा है। तन्मय की बात सुनकर पूर्वी हैरान भरी नजरों से उसे देखती रह गई, क्योंकि तन्मय जो कह रहा था वह सच था। वह सपने में वही तो देखी थी जो तन्मय कह रहा है। इससे पहले कि पूर्वी उसे कुछ कहती, तभी रेहान भागते हुए कमरे के अंदर आया। वह कमरे के अंदर आकर पूर्वी के पास गया, फिर उसको कसकर गले लगाकर कहने लगा, मम्मा चलो ना, हम साथ में डिनर करते हैं। वैसे भी सभी घरवाले अभी डिनर नहीं किए हैं, तो हम सब साथ में करेंगे, चलो ना मम्मा। ये कहकर रेहान पूर्वी का चेहरा देखने लगा। रेहान को देखते ही पूर्वी का दर्द तुरंत गायब हो गया। वह देख सकती थी रेहान अपने मासूमियत भरे चेहरों से उसे बड़े प्यार से देखे जा रहा है। रेहान को इस तरह से देखते हुए देख के पूर्वी क्यों होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। जो डर पूर्वी को तन्मय को देखने पर हो रहा था, वह डर अब गायब हो चुका था। तन्मय ने देखा कि इस तरह से उसका बेटा उसे इग्नोर करके अपनी मम्मा से बातें कर रहा है, तो वह रेहान को अपनी गोद में लेकर उसे घूरते हुए कहा, आपके डैडी भी आपके पास है, आपको अपने डैडी याद नहीं आते हैं? हमेशा जब देखो मम्मा 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 करते रहते हो। तन्मय को बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए देखकर पूर्वी के हंसी छूट गई, लेकिन वह अपनी हंसी को कंट्रोल करके उन दोनों बाप बेटे की जोड़ी को देख रही थी। वही रेहान ने जब अपने डैडी के बातों को सुना, तो वह मुंह बनाकर कहा, डैडी मैं तो आपके साथ बहुत पहले से हूँ। जब मैं छोटा बच्चा था तब से मैं आपके साथ हूँ, लेकिन मैं अपनी मम्मा के साथ अभी अभी रहता हूँ। तो अभी मुझे मम्मा के साथ रहने दो, जब मैं देखूंगा दोनों में बराबर हो गया है, तब जाकर मैं आप दोनों के साथ रहूंगा। अभी मेरे लिए सबसे बेस्ट मेरी मम्मा है। अगर आपको मुझसे जलन हो रही है, तो आपको अभी कुछ दिनों तक ऐसे ही मेरी मम्मा से दूर रहना पड़ेगा। पूर्वी जो अपनी हंसी को कंट्रोल की हुई थी, जैसे ही वह रेहान की बातों को सुनी तो उसकी हंसी तुरंत निकल गई। वह अपनी हंसी को कंट्रोल ना कर सकी।
तन्मय ने देखा किस तरह से पूर्वी उसका मजाक बनते हुए देखकर हंस रही है तो वो गुस्से में पूर्वी को घूरते हुए कहा, बहुत हंसी आ रही है तुम्हें, तुम्हारी यह हंसी मैं तुरंत गायब कर दूंगा। तन्मय की धमकी भरी बातों को सुनकर पूर्वी तुरंत चुप हो गई। वो जानती थी तन्मय जब धमकी देता है ना तो वह करके रहता है, इससे अच्छा यही होगा उसकी बातों को एक बच्चे की तरह मानकर वह चुप हो जाए। ये सोचकर वह अपने होठों पर उंगली रखकर उन दोनों को देखने लगी। रेहान ने देखा किस तरह से उसके डैडी उसकी मम्मा को डांट रहे हैं तो वो तन्मय के कान पकड़कर कहा, डैडी मैंने आपसे कितनी बार कहा है, इस तरह से मेरी मम्मा को मत डांटा करो। आप जब मेरी मम्मा पर इससे गुस्सा करते हो ना तो मेरी मम्मा बहुत डर जाती है। आप जब देखो मेरी मम्मा को डांटते रहते हो, अब अगर आपने मेरी मम्मा को डांटा ना तो मैं भी आपको डांटूंगा। ये कहकर वह मुंह बना लिया। रेहान के बच्चों जैसी बातें सुनकर के तन्मय के होठों पर भी प्यारी सी मुस्कुराहट देखने लगा। वही पूर्वी ये देखकर हैरान थी, जिस शैतान से वो इतना डरती है वह शैतान अपने बेटे के खुशी के लिए मुस्कुराता भी है। रेहान ने देखा उसके मम्मी पापा उसे ही देख रहे हैं तो वह भी मुस्कुराकर उन दोनों को देखने लगा। रेहान को मुस्कुराते हुए देखकर उन दोनों को भी काफी अच्छा लगा। तभी पूर्वी बेड से उठते हुए रेहान को अपनी गोद में लेकर कहती, आपको भूख लगा है ना तो अब आपकी मम्मा आपको अपने हाथों से खाना खिलाएगी। आप चाहते हो ना आपके सारे फैमिली एक साथ खाना खाए, तो आज हम सब मिलकर खाना खाएंगे और खुशी खुशी खाएंगे, ठीक है। ये कहकर पूर्वी रेहान को अपनी गोद में ली, फिर तन्मय का हाथ पकड़ के कमरे से बाहर निकल गई। तन्मय देख सकता था पूर्वी उसका हाथ पकड़ के कमरे से बाहर जा रही है तो वो एकटक पूर्वी को देखता रह गया। हालांकि पूर्वी का ध्यान नहीं था वह किसी शैतान का हाथ पकड़ के बड़े आराम से जा रही है, उसका ध्यान तो अपने बेटे पर था। वह अपने बेटे को देखते हुए गलती से तन्मय का हाथ पकड़ के सभी के सामने जा रही थी। थोड़ी ही देर में पूर्वी तन्मय और रेहान के साथ डाइनिंग एरिया में पहुंची। डाइनिंग एरिया में लगभग सभी लोग मौजूद थे सिवाय नवीन आहूजा को छोड़कर, क्योंकि वह अपने काम के सिलसिले से लेकर बाहर गए हुए थे। तुलसी आहूजा अपने जगह पर बैठकर देव आहूजा से बातें कर रही थी। जब उनकी नज़र में पूर्वी और रेहान पर गया तो उनकी आंखें छोटी हो गई। वह देख सकती थी किस तरह से पूर्वी अपना परिवार बनाकर खड़ी है। तुलसी आहूजा को किसी और तरफ देखते हुए देखकर देव आहूजा का नजर भी उन तीनों पर चले गया। उन तीनों को एक साथ देखकर देव आहूजा मुस्कुराते हुए कहते, ये तीनों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये तीनों एकजुट होकर अपना परिवार बनाए हुए हैं। हैप्पी फैमिली की तरह दिख रही है, किसी की नजर ना लगे इन तीनों को। देव आहूजा ने इतना ही कहा था तभी तन्मय पूर्वी और रेहान को लेकर डाइनिंग एरिया के पास आ गया। वहां आते हैं वो सबसे पहले पूर्वी को बिठाया, फिर खुद भी एक कुर्सी पर जाकर बैठ गया। जब काजल आहूजा देखी आज उसका पूरा परिवार एक साथ था खाना खा रहा है तो उनको अपने पति की याद आ गई। तुलसी आहूजा का मन तो कर रहा था वहां से उठकर चले जाएं, लेकिन अपने पति के वजह से वह चुपचाप वहां बैठकर पूर्वी को ही देख रही थी। जब काजल आहूजा ने देखा सभी आ चुके हैं तो वह सबको खाना परोसने लगी। पूर्वी अपने प्लेट में खाना निकालकर सबसे पहले रेहान को खिलाना शुरू की, क्योंकि उसको सबसे ज्यादा भूख भी लगी थी। रेहान भी बड़े अच्छे से अपनी मम्मा के हाथों से खाना खा रहा था। वहां बैठे सभी लोग ये देखकर बहुत खुश थे, बस तुलसी आहूजा और किरण आहूजा को छोड़कर। जब तन्मय देखा उसका बेटा बड़े आराम से खाना खा रहा है तो वह भी चुपचाप अपना खाना खाने लगा। थोड़ी देर में सभी लोग अपना खाना खत्म कर चुके थे। जब पूर्वी उन सभी को देखी खा चुका है तो वह एक नज़र है रेहान को देखी, फिर उन सभी को देखकर कहने लगी, मुझे आप सब से परमिशन चाहिए। पूर्वी की बात सुनते ही उन सभी की नज़र एक साथ उसके चेहरे पर चले गया।
तन्मय देखा पूर्वी रेहान को देखकर उन सभी को देखकर बातें कर रही है तो वो उसे घूरने लगा। देव आहूजा जो नैपकिन से अपने हाथ को साफ कर रहे थे जब उन्होंने पूर्वी को देखा तो मुस्कुराकर उससे कहने लगे, हाँ बोलो, हमसे क्या परमिशन चाहिए तुम्हें। देव आहूजा की बात सुनकर पूर्वी घबराते हुए कहती, कल मैं रेहान को लेकर बाहर जाना चाहती हूँ। वैसे तो मैं जानती हूँ यूँ मेरा अकेले रेहान को ले जाना आप लोगों को पसंद नहीं आएगा, पर मेरा यकीन कीजिए मैं कोई भी गलती नहीं करूँगी। रेहान का बहुत मन है बाहर घूमने का, मैं उससे वादा भी की थी उसकी मम्मा उसे घुमाने के लिए लेकर जाएगी। मैं सोची हूँ क्यों ना कल ही रेहान को घुमाने के लिए लेकर चली जाऊँ, इसलिए आप लोगों से परमिशन लेना चाहती हूँ।